नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। और नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बिहार की राजनीति में आज सबसे बड़ी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस संबोधन की है जहां उन्होंने अपनी मां को दी गई गालियों का दर्द पूरे देश के सामने साझा किया। दरभंगा में कांग्रेस और राजद की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे गए थे और अब बिहार की महिलाओं से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री भावुक उठे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये गालियां सिर्फ मेरी मां को नहीं बल्कि देश की हर मां, हर बहन और हर बेटी को दी गई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार की परंपरा में माई का स्थान देवता पितर से भी ऊपर होता है। ऐसे में कांग्रेस राजद के मन से उनकी मां का अपमान सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे बिहार के संस्कारों का अपमान है। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी मां राजनीति से कभी जुड़ी नहीं थी, वो अब इस दुनिया में भी नहीं है, फिर भी उन्हें गालियां दी गई। ये पीड़ा मेरे दिल में है और मैं जानता हूं कि यही पीड़ा हर बिहारवासी के दिल में भी है। मोदी ने नाम लिए बिना कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा और कहा कि नामदारों को ये सच पच नहीं रहा कि देश की जनता ने एक गरीब मां के बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री बना दिया। साफ है, बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी इस अपमान को जनता के अपमान से जोड़ते हुए कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है और अब यही मुद्दा आने वाले दिनों में बिहार की सियासत को और ज्यादा गरमाने वाला है। सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुनाह उस मां का, क्या गुनाह जैसे भद्दी। बिहार की राजनीति में मां को लेकर दिए गए अपमानजनक बयान ने सियासत को गरमा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार राज्य जीविका निधि योजना का वर्चुअल शुभारंभ कर रहे थे, लेकिन इस दौरान वो अपनी मां को याद कर भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा, मेरी मां को गाली दी गई, ये सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं बल्कि देश की हर मां, बहन, बेटी का अपमान है। इधर एनडीए ने इस मुद्दे पर महागठबंधन को घेरने की तैयारी कर ली है। 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का ऐलान किया गया है। एनडीए का कहना है कि अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़क पर दिखाया जाएगा और महिला मोर्चा इस बंद की अगुवाई करेगा। तेलंगाना की राजनीति में आज सबसे बड़ा धमाका हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस चीफ केसीआर ने अपनी ही बेटी के कविता को पार्टी से बाहर कर रास्ता दिखा दिया। यह फैसला उस वक्त लिया गया जब कविता लगातार पार्टी के अंदरूनी मामलों और नेताओं पर सवाल उठा रही थी। राजनीतिक गलियारों में यह घटना भूचाल की तरह है क्योंकि यह पहली बार है कि जब एक पिता ने अपनी ही बेटी को पार्टी से निलंबित कर दिया है। बीआरएस का कहना है कि कविता का हालिया रवैया और उनकी गतिविधियां पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रही थी, इसलिए पार्टी अध्यक्ष और पिता केसीआर ने तत्काल प्रभाव से यह बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस निलंबन को पार्टी में अनुशासन का सख्त संदेश तो दिया है, लेकिन इसके साथ ही परिवार के भीतर फूट भी उजागर कर दी है। याद दिला दें कि इससे पहले भी कविता को झटका लगा था जब विदेश यात्रा के दौरान उन्हें टीबीजेकेएस श्रमिक संघ के अध्यक्ष पद से अचानक हटा दिया गया था। तब उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया था और कहा था कि पार्टी में उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। अब बड़ा सवाल है, क्या कविता नई राजनीतिक राह चुनेगी? क्या यह विवाद बीआरएस में और भी ज्यादा टूट का कारण बनेगा या फिर केसीआर का यह कदम पार्टी को एकजुट रख पाएगा? फिलहाल इतना तय है कि तेलंगाना की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जहां परिवार से बड़ी पार्टी की वफादारी साबित हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने आज राज्य के विकास से जुड़े 15 बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में नागरिक परिवहन, आउटसोर्सिंग, आईटी, निर्यात नीति और शिक्षा जैसे अहम क्षेत्रों को लेकर बड़े निर्णय लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला है लखनऊ और कानपुर में ई बसों का संचालन। दोनों शहरों के 10-10 रूटों पर ई बसें दौड़ेंगी। सरकार का मकसद है प्रदूषण कम करना और यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाना। बैठक में आउटसोर्सिंग पर भी सख्ती दिखाई गई है। अब नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग से भर्ती नहीं होंगे। वहीं आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 6 साल की नई नीति को मंजूरी दी गई है। इससे डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल और मल्टी लेयर पीसीबी जैसे 11 प्रमुख कंपोनेंट्स के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को मंजूरी दी गई है। इस पर 882 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि यूपी को निर्यात में अग्रणी राज्य बनाया जा सके। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया है। शाहजहांपुर में स्वामी सुखदेवानंद राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली है। वहीं वाराणसी के रामनगर में दिव्यांगन सशक्तिकरण केंद्र बनेगा, जिसके लिए 3 एकड़ जमीन विभाग को ट्रांसफर की गई है। यानी साफ है कि योगी सरकार का फोकस एक साथ पर्यावरण, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण पर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साजिश मामले में शरगिल इमाम, उमर खालिद सैफी, तस्लीम अहमद समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने 10 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने इन याचिकाओं का कड़ा विरोध किया था। दावा किया कि यह कोई स्वतः स्फूर्त दंगा नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश है। यह फैसला यूएपीए के तहत दर्ज मामले में लंबे समय से लंबित मुद्दे पर आया है, जिसमें आरोपी दंगों के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। 2020 के फरवरी में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। ये दंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान भड़के थे। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि आरोपी लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, स्पीचेस और मीटिंग्स के जरिए साजिश रची ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा सके। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र में बड़ी खबर सामने आई है। आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिन का अनशन करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों को मान लिया है। जरांगे ने साफ ऐलान किया कि मराठा और कुनबी को एक ही समुदाय मानकर जीआर जारी करना होगा। सरकार ने भरोसा दिलाया कि आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिजनों को 1 हफ्ते के भीतर मुआवजा दिया जाएगा और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस भी वापस लिए जाएंगे। जरांगे ने सरकार को 2 महीने का समय दिया है और कहा है कि अब जिम्मेदारी पूरी तरीके से सरकार की है। आंदोलनकारियों ने इस ऐलान पर जीत का जश्न मनाया और नारेबाजी की। अलीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। दरअसल अलीबाग तालुका के थल इलाके में सुहाना खान ने वो जमीन खरीदी है जो सरकार ने किसानों को सिर्फ खेती के लिए दी थी। आरोप है कि ये खरीद बिना अनुमति के की गई है। अब इस पूरे मामले पर जांच शुरू हो गई है। रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर संदेश शिर्के ने अलीबाग तहसीलदार को रिपोर्ट सौंपने के लिए निर्देश दिए हैं। यानी साफ है, अलीबाग की खेती वाली जमीन पर हुआ सौदा अब सुहाना खान की बढ़ती मुश्किलों का सबब बन सकता है। महाराष्ट्र के नागपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E812 हवा में हादसे का शिकार होते होते बची। दरअसल मंगलवार सुबह 6:50 पर नागपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान के नोस से एक बड़ा पक्षी टकरा गया। इस टक्कर से विमान का अगला हिस्सा धंस गया और हालात गंभीर हो गए। विमान में उस वक्त 272 यात्री सवार थे, लेकिन कैप्टन की सूझबूझ और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मदद से फ्लाइट की नागपुर एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। हालांकि विमान के टेक्निकल निरीक्षण और मरम्मत के लिए फ्लाइट को दिन भर के लिए रद्द कर दिया गया। इंडिगो ने बयान जारी कर कहा है कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उस सुविधा के लिए खेद है, वैकल्पिक इंतजाम या पूरी रिफंड की जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि पायलट की सतर्कता ने आज एक बड़ी त्रासदी को होने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के प्लान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इस प्लान के तहत देश में बिकने वाले पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। 2023 में एथेनॉल मिलाने की शुरुआत की गई थी। सरकार ने 2025-26 तक देश के सभी पेट्रोल पंप्स पर E20 पेट्रोल उपलब्ध कराने का टारगेट रखा है।
CJI BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। यह फैसला वकील अक्षय मल्होत्रा ने दायर की थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक अप्रैल 2023 से पहले भारत में बनी गाड़ियां एथनॉल मिले पेट्रोल के साथ काम नहीं कर सकती। साथ ही BS6 स्टैंडर्ड गाड़ियां भी इसके लिए कंपैटिबल नहीं हैं। इसलिए उपयोगकर्ताओं के बिना एथनॉल वाले फ्यूल को चुनने का ऑप्शन मिलना चाहिए। सरकार की ओर से कोर्ट में कहा, यह याचिकाकर्ता इंग्लैंड का निवासी है। कोई बाहरी व्यक्ति हमें बताएगा कि कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल करना है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील शादान फरासत ने 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें पुरानी गाड़ियों खासकर 2023 से पहले बनी गाड़ियों के लिए एथनॉल मिक्स पेट्रोल से माइलेज 6% कम होने की चिंता जताई गई थी। क्रिकेट की दुनिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 35 साल के स्टार्क ने यह फैसला अपने पसंदीदा फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट और 2027 वनडे वर्ल्ड कप पर फोकस करने के लिए लिया है। स्टार्क का T20 करियर शानदार रहा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 65 मैचों में 89 विकेट झटके। वे ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 2022 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ रहा, जब उन्होंने 4 विकेट लिए थे। स्टार्क 2021 में UAE में हुए T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने खुद कहा, मैंने हर T20 का लुत्फ उठाया, खासकर 2021 वर्ल्ड कप का। ये जीत और उस वक्त शानदार टीम का हिस्सा होने मेरे लिए यादगार रहा। अब स्टार्क की नज़रें अगले कुछ सालों के बड़े टेस्ट शेड्यूल पर है, जिसमें भारत दौरा, इंग्लैंड के खिलाफ एशेज और 2027 का वनडे वर्ल्ड कप शामिल है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन जॉर्ज बेली ने कहा, मिचेल को अपने T20 करियर पर गर्व होना चाहिए। उनकी गेंदबाजी ने कई बार मैच पलटे हैं। हम सही समय पर उन्हें सम्मान देंगे। यानी अब मिचेल स्टार्क सिर्फ टेस्ट और वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व ही करेंगे।